दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखिएगा बट सीखने के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, आज के दिन निफ्टी ने बहुत ही सरप्राइजिंगली क्लोजिंग दी है। निफ्टी की बात करें तो 1% के आसपास का उछाल है। निफ्टी बैंक की बात करें तो अच्छी खासी तेजी। मिड कैप को देखें तो 1% का जंप। स्मॉल कैप की बात करें तो 1% का उछाल। कंपनीज को देखें तो चलो ठीक है, काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स गिर के भी बंद हो चुके हैं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम इंडाइसिस की बात करें तो 1% के आसपास का जंप देखने को मिला है। अब आप बता सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में भी इस तरह की सिचुएशन थी या फिर नहीं। सेक्टर्स को देखते हैं तो सभी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी आईटी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। आईटी की बात करें तो 1.5% के आसपास का उछाल है। जबकि ग्लोबल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आईटी कंपनीज के स्टॉक स्टिल बहुत अच्छा कर चुके हैं। 1.5% के आसपास का उछाल है। क्यों तेजी आई है और किस तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पे इन्वेस्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। निफ्टी रियल्टी को देखते हैं तो यहाँ पे 1.5% के आसपास का उछाल है। सब कुछ आज तेजी में होकर बंद हो चुका है। आगे चलते हैं और मार्केट की कमेंट्री को देखते हैं सबसे पहले कि आज के दिन मार्केट के अंदर क्या कुछ हो चुका है। अब देखिए 8:43 का डेटा है और इसमें गिफ्ट निफ्टी ने सिग्नल दिया कि फ्लैट से पॉजिटिव स्टार्ट निफ्टी को मिल सकता है। तो पहले तो यहाँ पे ही सरप्राइज मिल गया मार्केट को कि कल इतनी खराब सिचुएशन थी, काफ़ी धमकियाँ और काफ़ी अटैक हो चुके थे। ईरान की जो ऑयल मिनिस्ट्री है उन्होंने भी कंफर्म किया था कि यहाँ पे भी काफ़ी अटैक हो चुके हैं। स्टिल निफ्टी की बात करें तो 24,820 गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ था। ठीक है, उसके साथ में अगर आप देखोगे ना तो ऑयल के प्राइस उस समय कहाँ पे थे, एलिवेटेड थे, यानी ऊपर ही थे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं थे, लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी उसके आसपास थे। रुपीज़ की बात करें तो रुपीज़ आप देख सकते हैं कहाँ पे था। बाकी ऐसा कुछ खास देखने को सुनने को नहीं मिला। जो भी अपडेट थी वो कल तक की अपडेट यहाँ पे प्ले हो रही थी। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि प्री ओपनिंग में निफ्टी कितना था, न्यूट्रल था। उसके बाद में दोस्तों आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 12 बजे के आसपास एक डेटा आता है। देखो 9 से 12 के बीच में क्या हुआ, मार्केट ऊपर तो गया, डेफिनेटली गया। वो क्यों गया आगे चल के उसके ऊपर बातचीत करते हैं। बाकी 12 बजे के आसपास भी एक जंप मार्केट में दिखा था, उसके बाद में मार्केट ने और अच्छा परफॉर्म किया। तो 12 बजे के आसपास का डेटा है कि इंडिया का होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन वो इंक्रीज हुआ है 0.39% के साथ में YoY बेसिस पे। प्रीवियस की बात करें तो 0.85% था, उससे काफ़ी कम है। लेकिन एस्टीमेट की बात करें तो 0.70% था, उससे तो बहुत ही कम है। तो बाजार की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम इंक्रीज होना इन्फ्लेशन का, प्राइजेस का अच्छा माना जाता है। तो डेटा अच्छा है, न्यूज़ अच्छी है, उसके बाद में मार्केट ने अच्छा किया और सस्टेन भी मार्केट कर पाया। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब ये क्या न्यूज़ है उसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी वॉर चल रही है उसके अंदर हमने बातचीत की थी कि यूएस ने कहा था ये कुछ दिनों की नहीं, एक हफ्ते की वॉर है, हो सकता है एक हफ्ते तक ये चले। लेकिन इजराइल ने बोला है कि ये हफ्ते की नहीं, ये कई हफ्तों की वॉर है, यानी काफ़ी टाइम इसको चलने में लग सकता है। अब देखिए यहाँ पे अपडेट से अपने को ये पता चलेगा कि कितना लंबा ये सब खिंच सकता है, चल सकता है। तो देखो ईरान ने कंसीडर किया है एक प्रपोजल विड्रॉ, यानी ये जो एक ट्रीटी थी एनपीटी, आसान भाषा में समझे तो न्यूक्लियर जो वेपन है वो ये नहीं बना सकते थे, उसकी ट्रीटी थी, उससे ये बाहर निकलने की प्लानिंग करेंगे 17 जून को। अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली यूएस भी यहाँ पे कुछ कदम ले सकता है और इजराइल ऑब्वियस है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कदम लेगा। अभी भी कुछ ना कुछ अटैक्स यहाँ पे चलते ही जा रहे हैं। तो ये काफ़ी ख़राब न्यूज़ है। 3:14 पर मार्केट में आती हुई देखने को मिली है, बट इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं है मार्केट के अंदर। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक और बड़ा धमाका पाकिस्तान ने किया है। खुद की इकोनॉमी और देश के अभी अते पते नहीं है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने अश्योरेंस दे दिया है इजराइल अगर ईरान के ऊपर अटैक करेगा तो हम ड्रॉप कर देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल के ऊपर। अब ये बहुत बड़ा क्लेम किया है ईरान ने, ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अब आगे चल के देखते हैं। मेंशन कर रखा है कि अगर, देखो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अटैक हो जाएगा, अगर इजराइल ईरान के ऊपर बॉम्ब करता है न्यूक्लियर तो हम फिर यानी पाकिस्तान फिर इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब कर देंगे। अब ये बातें मार्केट के अंदर आई, ट्रंप को पता चली, यूएस को पता चली। ऑब्वियस है ये सब चीज़ें बहुत मतलब छोटी बात नहीं है कि एक ने अटैक कर दिया तो हम भी कर देंगे। वर्ल्ड वॉर यहाँ पे छिड़ सकती है, कोई बच्चों का खेल नहीं है या कोई इमेच्योर चीज़ें नहीं है। तो उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान ने यहाँ पे डिनाई किया कि ईरान ने जो क्लेम किया है वो गलत किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मार्केट में चल रही है। अभी ऐसा कुछ होता, बहुत ज़्यादा डेटा निकल के आता कि न्यूक्लियर वेपन्स एक्टिव हो चुके हैं तो मार्केट उस हिसाब से परफॉर्म करता। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे ये बोल बच्चन है, बोलने की बातें अभी चली।
इसके बाद में दोस्तों आप नोटिस करोगे कि 9 बजे के आसपास से लेकर 12 बजे तक मार्केट क्यों उछला, तो उसके पीछे का रीजन है कि ऑयल के प्राइसेस को गिरना शुरू होता हुआ इन्वेस्टर्स ने देखा। यहाँ पे 1% के साथ में क्लोजिंग है, ओपन जब हुआ था उससे थोड़ा नीचे जाके अभी ऑयल के प्राइसेस परफॉर्म कर रहे हैं। पहले ऑयल के प्राइसेस चल गए थे, उसके हिसाब से मार्केट गिरा था, तो यहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस करके चल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2 पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट को थोड़ा सा संभलना पड़ा। पहला तो इन्फ्लेशन जो 14 महीने के लो पर आ चुका है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है, ये चीज़ है जो हम देख चुके हैं, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी लो है। 70 बीपीएस की एक्सपेक्टेशन थी और 39 बीपीएस का यहाँ पे डेटा आ चुका है। साथ में दोस्तों अगर आप देखोगे तो निफ्टी में चलो ठीक है, यहाँ पे एक जंप देखने को मिला, एक रेंज है निफ्टी की जो बनी हुई है उसी के आसपास ही परफॉर्म करा है, बॉटम तक नहीं पहुंचा लेकिन यहाँ से एक जंप देखने को मिल गया। अब देखिए गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि कल हमने बातचीत की थी कि ऐसी जब भी सिचुएशन होती है, वॉर चलती है, तो इन्वेस्टर्स सेफ एसेट को देखते हैं जिसमें गोल्ड आती है, इक्विटीज को देखेंगे तो डिफेंस को देखेंगे। तो चलो डिफेंस को सबसे पहले देखते हैं, डिफेंस के अंदर आज क्या हुआ। तो डिफेंस ठीक है, ठीक ठाक सा था, प्लस में आके बंद हो चुका है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने जो अभी तेजी दिखाई थी पिछले 5 दिन में, ये देख सकते हैं एकदम से जंप आया था, टिका हुआ है पिछले 5 दिन से, वो आज थोड़ा सा ठंडा हुआ। जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया वैसे वैसे गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाते हुए आपको देखने को मिले। तो ये हेजिंग होती है, गोल्ड और इक्विटी नॉर्मली अगेंस्ट में परफॉर्म करती है। जो भी इन्वेस्टर ट्रेड करते हैं, एक्टिवली मार्केट के अंदर इन्वेस्टर रहते हैं, वो इन दोनों में प्ले करते हैं कि कभी इक्विटी का टाइम आता है, कभी गोल्ड का टाइम आता है। क्या ये बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि अब गोल्ड नहीं चलेगा, इक्विटीज चलेगी? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। एक दिन के प्राइस एक्शन से कभी भी इन्वेस्टर जज नहीं करता है कि अभी वॉर की जो सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर खत्म हो चुका है, अब ऐसा कुछ होगा नहीं, इक्विटीज चलेगी, गोल्ड नहीं चलेगा। कुछ भी हो सकता है, 1-2 दिन के मूवमेंट से कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर दोस्तों ये भी बातें हैं कि हो सकता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। अभी कोई भी ठोस ऐसा डेटा आया नहीं है कि क्यों एकदम से मार्केट ने पलटी मार ली, इजराइल की मार्केट भी अच्छा कर गए, उसका कोई ठोस डेटा नहीं है, लेकिन जो भी डेटा अभी आ रहे हैं वो आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट कवरिंग की भी बातें चल रही है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई होगी, वॉर को देख के मार्केट को शॉर्ट किया होगा और आज बाइंग कर दी, शॉर्ट कवर कर लिया। अब ये लिख दिया, देखो वैल्यूएशन भी थोड़ी सी मॉडरेट हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है एक दिन में वैल्यूएशन हाई, एक दिन में मॉडरेट, एक दिन में लो, ऐसा नहीं होता है। बाकी दोस्तों आप देखोगे तो पास्ट एक्सपीरियंस ही बताते हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, रिस्क होता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज आती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो उस हिसाब से आज हो सकता है बाइंग की हो। डीआईएस का डेटा वैसे भी काफी अच्छा रहा है, आपने क्या किया आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये सिचुएशन दोस्तों अभी के समय मार्केट में चल रही है। अब एक कंपनी की न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, फिर हम ये बातचीत करते हैं कि जब भी ऐसा कंफ्यूजिंग मार्केट होता है, देखो कितना कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे कोई भी ऐसा ठोस डेटा नहीं है, डेटा के हिसाब से मार्केट चल रहा है, जो कि अगर वॉर होती है, बहुत गंदी लड़ाई होती है, तो ये WPI डेटा ये कोई काम का नहीं होता है, टेक्निकल फंडामेंटल्स कोई काम नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट ने तेजी दिखाई। तो बहुत ही जब इस तरह की कंफ्यूजन होती है तो इन्वेस्टर्स किस तरह से डिसीजन लेता है उसको भी हम आगे चल के सीखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी बीच एक न्यूज़ आई है शाम को, विशाल मेगा मार्ट के प्रमोटर के द्वारा कि वो ब्लॉक डील करने वाले हैं, प्लान करेंगे या प्लान कर चुके हैं, बेचेंगे 10% स्टेक कंपनी का और रेज करेंगे $588 मिलियन को। तो 10% हिस्सा कंपनी का बिकेगा। अच्छी बात है, ब्लॉक डील में बिक रहा है, ओपन मार्केट में नहीं लुढ़का रहे, नहीं तो फिर स्टॉक लुढ़कता। 10% जब कंपनी बिकेगी तो देख लो कितनी सेलिंग आती है। अब देखिए यहाँ पे ब्लॉक डील होगी, यानी अग्रीमेंट हो चुका है कौन खरीदेगा उससे, और अग्रीमेंट कौन करवाता है? कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली एडवाइजर्स होते हैं ब्लॉक ट्रेड के। अब देखो कहाँ पे किया ये डील होने वाली है, कहाँ पे ये डील कर रहे हैं? 110 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे, यानी 12% डिस्काउंट पे। तो देखते हैं कल किस तरह से स्टॉक का प्राइस परफॉर्म करता है, क्योंकि 12% नीचे जो मार्केट का प्राइस है उस पर ये बेचने वाले हैं अपने स्टेक को। ठीक है, तो कंपनी की बात करते हैं, 91 का पी रेशियो इसका, 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी हल्की हुई है। रिटेल कंपनीज की वैल्यूएशन वैसे ही मार्केट ने अच्छी खासी दे रखी है, 110 के आसपास ये लिस्ट होता है, 125 तक पहुंचता है और फिर बॉटम पे 80 पहुंच जाता है और अभी 90 के आसपास है, यानी टॉप से अच्छे खासे डिस्काउंट्स के साथ में ये ट्रेड कर रहा है। ये बिल्डिंग अगर आप देखोगे तो EPS है, कंपनी के नंबर्स अच्छे आए थे। साथ में अगर मैं आपको वाई बेसिस का डेटा दिखाऊं तो वो भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा, 80, 200, 300, 400, 600। तो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है कंसिस्टेंट है, प्लस परसेंटेज भी काफी स्ट्रांग है। डेटा अगर हम देखें तो 10% बिकने वाला है, इससे क्या मतलब कंपनी के फंडामेंटल खराब हो गए क्या? नहीं, 75% के स्टेक है, 65 भी हो जाता है तो अभी भी प्रमोटर के पास में मोर देन 50% का स्टेक होगा। कौन बाय करेगा वो देखना इंटरेस्टिंग है, कल शाम तक हो सकता है न्यूज आ जाए। बाकी देखते हैं दोस्तों कल स्टॉक के प्राइस में क्या एक्शन देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं
जब भी इस तरह का मार्केट होता है या बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग मार्केट होता है, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टर क्या करता है, उसमें इन्वेस्टर इक्विटी में तो इन्वेस्ट करेगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से। इससे ज़्यादा रिटर्न्स कहीं नहीं बने हैं पास्ट में और आगे भी कहीं नहीं बनेंगे, चाहे वो गोल्ड हो, वो रियल एस्टेट हो, वो डेट हो, कहीं भी नहीं बनेंगे। लेकिन फिर भी एक डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है उन इन्वेस्टर्स के लिए, अगेन दोस्तों सुनिएगा, उन इन्वेस्टर्स के लिए जो शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशन से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होते हैं, अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं, डेली बेसिस पे मार्केट को 100 बार देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सोचते हैं कुछ करें लेकिन टेंशन ले लेते हैं। तो ऐसे में क्या करता है इन्वेस्टर, इक्विटी में भी इन्वेस्टिंग करेगा, वो गोल्ड में भी करेगा इन्वेस्टिंग, क्योंकि जब मार्केट नीचे जा रहा है तो उसको कुछ दिखेगा अपने पोर्टफोलियो में ऊपर जाता हुआ, तो इतनी टेंशन उसको नहीं होती है। डेट के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बहुत ही स्लो तरीके से पैसे बनते रहते हैं, तो उसमें उसको शांति मिलती है। इक्विटी वो फ्लक्चुएट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्वेस्टर या तो अलग अलग इन्वेस्टिंग करता है, जैसे कि हम बात करते रहते हैं स्टॉक्स की न्यूज़ डिस्कस करते हैं, अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। गोल्ड के लिए ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टर्स के पास में, ईटीएफ होता है, फिजिकल गोल्ड होता है, म्यूचुअल फंड होता है। डेट के अंदर डेट फंड होते हैं, गिल्ड फंड होते हैं, ये काफ़ी सारे फंड्स होते हैं। अब क्या है, अलग अलग खरीदेगा इन्वेस्टर या एक साथ खरीदेगा तो उसके लिए एक फंड अवेलेबल होता है जिसको मल्टी एसेट फंड बोलते हैं, जिसमें ये तीनों कैटेगरीज आ जाती है। कैसे कैसे वेटेज होता है, किस तरह के फंड्स होते हैं, कैसे रिटर्न्स मिलते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देके चलता हूँ एचडीएफसी मल्टी एसेट डायरेक्ट प्लान का। ये मल्टी एसेट है, मल्टी कैप नहीं है जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, वो मल्टी एसेट है जिसमें गोल्ड डेट भी आ जाता है। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को चूज करना होता है कि कौन सा फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है। कैसे अपन चेक कर सकते हैं, मैं आपको रेटिंग्स के बारे में बता चुका हूँ पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, तो आपको पता होगा। जैसे आप इसको देखोगे ना तो पिछले 5 साल में 136% के रिटर्न्स दिए हैं। लाइन देखो कितनी स्ट्रेट है, यहाँ पे रशिया यूक्रेन हुआ था, दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पे मार्केट गिरा, उसके बाद में ऑल टाइम हाई है, मार्केट ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, तो ये चीज़ आप देखोगे। निफ्टी से कंपेयर भी कर सकते हो, रिटर्न्स पिछले 5 साल में 136% के रिटर्न्स है। इसके बाद में देखते हैं आईसीआईसी प्रू मल्टी एसेट, ये भी इसी कैटेगरी का है, लेकिन रिटर्न्स में कितना डिफरेंस है, 136, यहाँ पे 211। अब इससे भी एक खतरनाक रिटर्न्स वाला फंड देख लेते हैं जिसको क्वांट मल्टी एसेट फंड बोलते हैं। इसमें 5 साल में 325% के रिटर्न्स हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि इस फंड के मैनेजर ने इक्विटी में कितना डाला, गोल्ड में कितना डाला और कर्जे में कितना डाला, डेट में कितने पैसे लगाए, तो वो डिपेंड करता है। तो वो सब चीज़ें इन्वेस्टर देखता है, अपने रिस्क कैपिटेट के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टिंग की जाती है। अब जैसे मैं आईसीआईसी प्रू मल्टी एसेट का उदाहरण देके आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और इक्विटी में वेटेज कितना है उसको देखते हैं। तो 50% पैसा इक्विटी में लगा रखा है, ऐसा नहीं है 90%, 80%, 100% है। कैश भी इनके पास में है जो कि लिक्विड में होता है 20%। कमोडिटीज़ का मतलब है गोल्ड है इनके पास में 10%, ये बढ़ा भी सकते हैं अभी सिचुएशन खराब होगी तो। डेट की बात करें तो 14-15% है, रियल एस्टेट की बात करें तो 1-2% है। तो कंप्लीट यहाँ पे एसेट्स आ जाती है और ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती नहीं है, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टिंग के साथ में बाकी एसेट क्लास में भी इन्वेस्टिंग यहाँ पे होती है। सो देखिए दोस्तों, इसके साथ में अगर मैं आपको प्राइस एक्शन बताऊं तो प्राइस एक्शन भी आप देखोगे तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। साथ में हम रेटिंग देखें तो इसकी 5 स्टार रेटिंग है, रेटिंग भी चेक कर लेते हैं। साथ में इन्वेस्टर ये भी देखेगा कि क्या कुछ है, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 1% से अगर नीचे है ना तो ठीक है। वो काफ़ी सारे फंड्स ऐसे हैं जो सेक्टोरियल फंड है जिनमें 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, उसमें आपके काफ़ी सारे पैसे फंड मैनेजर को मिलते हैं। एग्जिट लोड का मतलब यह है कि एक टाइम से पहले अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं, बेचते हैं, तो पेनल्टी लगती है, जो भी परसेंटेज डिसाइड होता है, मोस्टली 1% का यहाँ पे हिस्सा होता है। तो देखो इसमें यह है कि अगर 30% इन्वेस्टमेंट आपका निकल जाता है या उससे ज़्यादा की बात यहाँ पे कर सकते हैं हम, उससे 30% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप बेचते हैं 365 दिन से पहले, 1 साल से पहले, तो 30% के ऊपर जो भी होगा उस पर आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 365 दिन के बाद आप कितना भी बेचो, 100% बेचो, 50% बेचो, कोई भी एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपने 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और आपने 30,000 रुपीज़ रिडीम कर लिए 1 साल से पहले, तो आपको कुछ नहीं देना। अगर आपने 50,000 रिडीम कर लिए तो जो 20,000 है उस पर आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, यानी 200 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। अब जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना एग्जिट लोड होगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लागू हो जाती है। इसका मतलब ये कि इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर कुछ पैसे निकालना चाहे कुछ महीनों, कुछ साल बाद, तो निकाल सकता है बिना एग्जिट लोड के, अगर उसको 30% या उससे कम पैसे निकालने हो। तो इन फंड्स की भी नॉलेज इन्वेस्टर को होनी चाहिए। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की नॉलेज तो है इन्वेस्टर्स को, उसमें तो ज़्यादा पैसे बनते हैं, लेकिन फिर भी किसी को ज़्यादा
एक्टिव होने में प्रॉब्लम होती है, टाइम नहीं होता है या फिर इन्वेस्टिंग सही नहीं जा रही है, तो उसके लिए फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। किसी भी फंड में, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस नहीं है, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है कि क्या-क्या कैटेगरीज होती है मार्केट के अंदर। बाकी दोस्तों कल के इस वीडियो को भी देख लेना, इसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।